बिल्कुल इरादा नहीं था और हमें गोल नहीं था और हमें पता था कि हम एक सत्र में 1 डेढ़ 2 घंटे की बातचीत में कोई बहुत मैजिक दिखा देंगे या हम कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन ढूंढ लेंगे देहरादून की हरियाली या क्राइसिस, देहरादून की ग्रीनरी के क्राइसिस को लेकर के। लेकिन ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत में हमने देखा है कि इस शुरुआत में बहुत सारी चिंगारियां सामने आई हैं, बहुत सारे सुझाव भी सामने आए हैं, समस्याएं भी हैं, सुझाव भी हैं, सब चीजें मिला करके हैं। और मुझे लगता है ये बात दूर तक जाएगी और ये बार बार हम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे सुझाव भी और गहरे बैठते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट तन्मय आप उनकी बात का जवाब दें जो आपसे कह रहे हैं। और अनिश आप खत्म करना चाहते हैं उसको तो आप खत्म कर लीजिए जी। हाँ, थैंक यू। सोल्यूशन सेंट्रिक, हाँ, सोल्यूशन सेंट्रिक ही होगा। मोस्टली एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। सो इसमें बस ये है कि पब्लिक जो गवर्नमेंट्स का जो एक्शंस है दैट इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज़ पब्लिक प्रेशर। तो जब तक कि हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे और गवर्नमेंट तक अपनी बातें नहीं पहुंचाएंगे तो पॉलिसीज़ वगैरह नहीं बन पाएंगी। तो उसमें सजेशन एक यही है कि हमारा जो अभी जो माहौल चल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि जो प्रो डेवलपमेंट लोग हैं वो ज़्यादा हैं। मेरा मानना ये है कि वो लोग ज़्यादा नहीं है, दे आर मोर वोकल। वो आवाज़ ज़्यादा उठाते हैं, लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक से पूछें तो उनकी जो धारणा है या देहरादून के बारे में जो वो डेवलपमेंट का जो मॉडल है जो चाहते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि वाई डोंट वी हैव सम रेफरेंडम। देहरादून के लोगों का जो रेफरेंडम है, उनकी जो बातें हैं, जो उनका डेवलपमेंट करना का जो सोच है, जो आम आदमी की सोच है कि बिकॉज अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपके बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनके हिसाब से ही रोड बन रही है, सब कुछ वो हो रहा है। अगर आप वॉकेबिलिटी की बात करें देहरादून में तो मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी जो है वो आप किसी भी उससे सहमत होगा, रोड से सहमत होगा कि वॉकेबिलिटी बहुत ही खतरनाक है। मतलब एडवेंचर अगर किसी को चाहिए तो देहरादून की रोडों में चल सकता है फॉर दैट मैटर। तो एडवेंचर इट्स क्वाइट एडवेंचरस टू वॉक ऑन देहरादून रोड्स। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वॉक। अब बाकी अब बात करें जो ठेली वाले थे वो थे, उनका सारा जो कमाई का ज़रिया था वो पेड़ के नीचे बैठ के चलता था। नाउ विद ट्रीज गॉन उनका वो ज़रिया कमाई का भी ख़त्म हो रहा है। तो हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अगर जनता के लिए नहीं कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? तो जनता का जो आवाज़ है वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रेफरेंडम या जैसे अनूप जी ने बताया है वो जनता की बात किसी तरह वहाँ तक पहुँचे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। दूसरा जो शहरीकरण हो रहा है, अभी हमने कई बार अथॉरिटीज़ के साथ काम किया है और शहरों की जो पेड़ की बात करें, शहरों के पेड़ के बहुत कॉन्क्रीटाइजेशन वगैरह रहता है। तो हम उनके पीछे बहुत पड़े रहे कि आप इसे कॉन्क्रीटाइजेशन को हटाइए वगैरह वो करिए, बट नथिंग मच हैज़ हैपेंड। 2-3 बार हमने पीसीसीएफ साहब के साथ मिलकर भी काम किया था, उन्होंने भी हेल्प करी थी, बट उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चले गया। तो जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो हमारी एजेंसी है जैसे आपका एमडीडीए हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ऑल दिस डिपार्टमेंट्स दे डोंट टॉक टू ईच अदर। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो कई बार तो हमें एक दूसरे की बात पहुंचानी पड़ती है एजेंसीज़ को, जो कि बहुत सैड पार्ट है कि अगर कोई मशीनरी बन रही है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई काम हो रहा है तो इट शुड हैपन वंस। मतलब एक बार रोड बनती है फिर दूसरे दिन ही आपको लगता है कि वाटर वर्क्स वाले आके खुदाई करके चले जाते हैं। तो हमारा पैसा व्यर्थ हो रहा है इसमें और ऑब्वियसली इनकन्वीनियंस्ड, सिटीजन आर इनकन्वीनियंस्ड। तो उस बात से हट के मैं डिकॉन्क्रीटाइजेशन का हमने मुहिम चलाई थी इनके साथ। इसमें आप देख सकते हैं फ़ोटो में कि किस तरह से डेवलपमेंट इन्होंने मतलब जो पीडब्ल्यूडी का काम है किस तरह से किया है। दे हैव बीन वेरी वेरी अनमाइंडफुल ऑफ द वे दे हैव डेवलप्ड थिंग्स। आप देखिए नाली दोनों तरफ उन्होंने खोद दी और फिर ये पेड़ गिर गया। ये अभी सितंबर 2022 की पिक्चर है और जुलाई 2023 की। ये आपका यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के सामने जो पेड़ था वो है। फिर ये बहुत ही हमारा हेरिटेज ट्री था जो हमारा मज़ार के पास था, ये थी पेट्रोल पंप जहाँ होता है। ये इसीलिए गिरा क्योंकि इसके दोनों तरफ डिगिंग कर दी थी पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने एंड इट फेल।
फिर एक और पेड़ जो गिरा था, जो हमने देखा था आनंद के सामने, उसके आसपास लोगों ने इतना कूड़ा डाल दिया कि उसका लीथेज जस्ट percolated in this soil and it made the soil very toxic and fell. वही हाल अब जो वहाँ पे दूसरा तून का पेड़ है उसके साथ हो रहा है, उसके चारों तरफ भी आप देख सकते हैं कूड़ा है। तो वी एज पब्लिक नीड टू राइज अप एंड बिकम मोर सेंसिटिव अबाउट ट्रीज। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि हरियाली बचा पाएंगे हम। मेन चीज़ ये है कि हमारा इन सब को जो आपका अर्बन ग्रीनिंग गाइडलाइंस करके एक ये है 2014 में बनाया था गवर्नमेंट ने, जो कि मास्टर प्लान में इंटीग्रेट होना चाहिए था। इसमें मेंशन है 18 नंबर पे मास्टर प्लान देहरादून का मेंशन है। तो दिस अर्बन ग्रीनिंग गाइडलाइन शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द मास्टर प्लान विच हैज़ नॉट बीन डन। ना इस अर्बन ग्रीनिंग गाइडलाइन में काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें से खाली 2 मैं लेना चाहता हूँ। एक तो ये है जो हमारे यहाँ आजकल टाइलिंग का जो बुखार चढ़ गया है, हर जगह टाइल लगा देते हैं, तो उससे पर्कुलेशन जो वाटर का है वो नहीं हो रहा है। दूसरा, पेड़ों के चारों तरफ आपका कॉन्क्रीटाइजेशन होता है एंड दे बिकम रोड्स बिकम वीक एंड दे फॉल। तो जो अर्बन ग्रीनिंग गाइडलाइन के हिसाब से जो आपकी टाइल्स हैं वो दे शुड बी पर्कुलेटेड, जिस पिक्चर में दिखा रखा है। बट ये हमने कई बार डिपार्टमेंट्स को दी है, बट नो एक्शन हैज़ बीन डन टेकन ऑन दैट। सेकेंडली, आपका जो पेड़ों के चारों तरफ है, पेड़ों के चारों तरफ थोड़ा घास वास होना चाहिए ताकि पानी पर्कुलेट करे नीचे। और थोड़ी ड्रिप एरिया तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी एरिया है थोड़ा छोड़ना चाहिए पेड़ों के नीचे, वो नहीं हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर इन द पॉलिसीज, ओनली थिंग इज दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो आम जनता जो है उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को टू टेक एक्शन ऑन दैट। अदर थिंग जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा तब्दीली लाना ज़रूरी है, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ अचीवमेंट सेंट्रिक। नाउ द नीड ऑफ द आवर इज सच दैट वी डोंट नीड अचीवर्स टुडे, वी नीड हीलर्स, बिकॉज अचीवर्स they become insensitive about the environment, their surrounding and the people they are living with. So we need healers who are more mindful about the environment, mindful about the people they are living with, mindful of the society and mindful of the city. Unless and until we work on the grassroots level and start educating our new younger generation, because they are the only hope. अभी हमारा जो जनरेशन है वो उन्होंने तो बिल्कुल ही गदर कर दिया है, लेकिन जो यंगर जनरेशन है, if they can be brought up in such a way that they are more mindful, then probably we'll have some hope in the future. So that is what I wanted to say. Yeah, thank you. Thank you Anish. हमें कुछ सॉल्यूशंस जो सामने जो है अभी हम सबको समिंग अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि तन्मय लास्ट मैं छोटा सा एक ये आपने ही प्रेरित किया है जी कि क्या ये कर सकते हैं तन्मय भाई, सॉरी आपसे इतनी अपेक्षाएं रख रहे हैं, अपेक्षा उसी से रखी जाती है जैसे होती है। तो एक तो ये है कि जो आज की जो हमारी बातचीत हुई, इसको अगर कोई समराइज कहीं हो रहा है, कोई हो रहा है ना समराइज, रिकॉर्ड हो रहा है, तो समराइज भी होगा। तो वो अगर समराइज होकर के अगर एक चिट्ठी के फॉर्म में, मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग उस पर साइन करने में तो किसी को कोई गुरेज होना नहीं चाहिए। तो अगर उसको हम साइन करके, आप जितने भी यहाँ के आप समझ ही गए, जहाँ जहाँ भिजवाना भिजवा दीजिए, तो कम से कम एक अगर डॉक्यूमेंट जाता है कि भाई 70-80 लोग देहरादून शहर के ऐसा महसूस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो भी एक कवायद होगी। अगली बात यह है कि जो आपने बोला तब अचानक क्लिक हुआ कि हम तो अपने इको चैम्बर में बात कर रहे हैं, क्या आप कोई एमएलए एंड मेयर संवाद करवा सकते हैं कि आप देहरादून शहर के 5 एमएलए हैं, आप 5 को बुला लीजिए, इनवाइट कर दीजिए, और मेयर को भी इनवाइट कर दीजिए, और आपको हंसी आ रही है। एक मंच पे बुलाना बहुत कठिन है, क्योंकि सबका जो है वो देखिए, वो जब पब्लिक बुला रही है, हमने तो बुला दिया ना उनको, हमने तो बुला दिया उनको। भाई आज अगर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में 100-200 लोग वहां बैठे हुए हैं और हम उनको ये बताएं, हम अगर उनको ये बोले तो तन्मय भाई एनीवे आप सोच लेना इसके बारे में, आप सोच लेना इसके बारे में
कि और एक भाई आप खुला पत्र पढ़ दीजिए ना वहां पे, आप पढ़ दीजिए खुला, आप तो इतने अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, आप खुला पत्र पढ़ दीजिए, उनको बता दीजिए 6 लोगों को कि भाई देहरादून के लोग कितने अपना सर फोड़ रहे हैं, कितने दुखी हैं, उन्हें मालूम तो पड़े कम से कम। भाई हमारी आवाज सरकार तक कौन लेके जाएगा? मुख्यमंत्री से तो हमने मिलना नहीं है ना, तो शहरी विकास मंत्री से मिलना है, किसी IAS वगैरह से आप मिल नहीं सकते, कभी सचिवालय के अंदर घुसने के लिए पास बनाना पड़ता है, तो आप कहां ले जाएंगे, अपनी बात कहां रखेंगे? तो आप इन पर भी, मेरे जो 3-4 वो थे, आप 1-2 ये और आप इस पर भी कृपया कर विचार कीजिएगा। धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूंगा इनके जी बैठे रहिए सर। देखिए, मैं जब से भी शुरू हुआ है प्लानिंग शुरू हुआ देहरादून में, मैं जुड़ा हूँ उससे। मैं सबसे पहले 1950 में देहरादून में आया था, जो हरियाणी तबकी थी और आज के रिकॉर्ड कप है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा अभी हमारा प्लानिंग कमीशन पीछे आपने मीटिंग की थी, सब कुछ हुआ, क्या सब कुछ हुआ? तो सुनता नहीं है, तो क्या फायदा होगा करने का? आप कहते हैं कि तस्वीर करके भेजे, क्या देखेगा कोई? पहले हमें देखना है कि किस प्रकार से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हर जब तक आगे हमारी बात नहीं जाएगी कुछ भी नहीं होगा। एक साइंटिस्ट की बात आई, मैंने कहीं प्लान दी है इनको, देखिए जो भी हुआ था कि और पहाड़ों में हुआ गड़बड़ हुई है, मैंने उसके लिए बताया था कि देखिए मैं ऐसा है, इस कारण हो रहा है। कहते नहीं साहब हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए। आप मेरे किसी ने लेटर छापा ही नहीं, प्रेस पे नहीं छापा, ये क्या करके कहीं गवर्नमेंट कहती है और सोल्यूशन नहीं चाहिए। अरे तो मेन सोल्यूशन अब छूट गया, जो 40 साल पहले हुआ था, मसूरी में हुआ था पहले, तब मैंने आर्टिकल लिखा था और वो उन्होंने माना था, उससे उसका कारण ठीक हुआ। लेकिन उसको आप मानने का तैयार नहीं है, तो क्या फायदा उस चीज का करने? किसी तो कहें क्या क्या कहें। तो मैं ये चाहूंगा कि हम किसी प्रॉपर उसमें, जैसे आपने कहा थ्रू लेंगे, ठीक है, लेकिन एक एक पॉइंट करके लें, तब शायद होगा। जब इकट्ठे लेते हैं तो कोई नहीं सुनता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सभी लोगों का, और सबने अपनी बात रखी, और जो अब गेंद आपने हमारे पाले में डाली है वो मतलब सबसे मुश्किल काम वही है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं महसूस करता हूँ कि हम जितनी भी बातें करते हैं, जो समझते हैं, उसको जाकर के एक ऐसे व्यक्ति से बात करना जिसने इससे पहले कभी इस तरह की बात करी ना हो, उसको समझाना, वो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। और लेकिन मुझे लगता है कि हमको इसको चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। गुरु नानक बोलते थे कि जो अच्छे लोगों ने बिखर जाना चाहिए, तो अच्छे लोगों को बिखरने की ज़रूरत है और एक एक्शन प्लान बनाया। जब इस बात पे मैं हिमांशु भाई से अक्सर कहता रहा हूँ कि बिना किसी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल एक्सपेक्टेशन के और बहुत बड़े गोल को टारगेट रख के काम करने के लिए आप निकल पड़िए बस, तो काम होते हैं। हरियाणा की यात्रा में हमने बहुत हम इवॉल्व हुए एक इंसान के तौर पर, तो वो अनुभव के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर जैसा प्रस्ताव अनूप जी ने दिया, मैं चाहता हूँ कि धाद में इस पर हम चर्चा करेंगे और उस पर हम काम ज़रूर करें। उसका तरीका मैंने कहा कि उसको बहुत लो प्रोफाइल तरीके से हर महीने मिलने का हो, हर महीने यहाँ मिलने का ना हो, लेकिन हम किसी स्कूल में जाएं, किसी मोहल्ले में जाएं और 10 लोगों से बात करें, 5-15 लोगों से बातचीत करें, लेकिन करें ज़रूर बातचीत, क्योंकि फिर हमको समझ में भी आएगा हम उनसे बातचीत करनी कैसे है। हमारे ना आजकल रोज़ जाते हैं किसी न किसी जगह पर, तो वहाँ पर बहुत चैलेंज आता है कि लोगों को समझ ही नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको रेगुलर बातचीत करने का, संवाद का एक देहरादून में सिलसिला शुरू करना चाहिए। फिर उसके बीच में कुछ अच्छी बातचीत हो, जैसे 3 क्वार्टरली या 3-4 महीने में हम इस तरह की जुटे फिर से और अपने फीडबैक दें कि हमको क्या लगा कि पब्लिक क्या सोचती कैसे हो, और फिर साल भर में कोई बड़ा आयोजन करें। जैसा मनु भाई ने कहा कि हमको मेले से मेरे को बनाना चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। पिछले दिनों बीजू नेगी जी आए थे, उन्होंने हरियाणा की यात्रा में बोला था कि सिटीजन काउंसिल जैसा हमको कुछ गठन करना चाहिए। जो लोग एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उधार, मतलब सबके साथ मिले, कोई ज़रूरी नहीं उसका कोई एक स्पेसिफिक नाम हो, पर हमको बुलाने की पहल करनी चाहिए। लेकिन इसका तरीका है कि एक एनुअल एक्शन प्लान बनाया जाए जिसपे कि ज़मीन पे जाकर के वो सब लोग आए, शामिल हो। आज भी इतनी छोटी सी नोटिस पर आप सब लोग आए, तो अगर आप लोग खड़े भी रहेंगे, साथ भी आ जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इसका रास्ता बनेगा। क्योंकि होता क्या है कि दिक्कतें वहाँ से शुरू होती है कि हम बहुत सारी गोष्ठियों के गवाह रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फाइंडिंग्स रही हैं, लेकिन अंततः वो ज़मीन पर एक प्राइमरी व्यक्ति से बातचीत करने में कैसे सफल होंगे, ये बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को अगर हम आज कबूल करते हैं और अगले 1 साल का एक्शन प्लान बनाएं, हम 12 से 13 छोटी गोष्ठियाँ, चाहे 10 लोगों से बातचीत करनी हो,
20 लोगों से बातचीत करने को चैलेंज लेंगे, एक दिन उनके मोहल्ले में चलते हैं, बातचीत करते हैं उनसे और कुछ बड़े संवाद आयोजन करें और इस विषय के स्पेसिफिक करें। जो आपने ECG बोला, मैं इस पर एग्री करता हूँ कि हम इसके क्लाइमेट पर, तो फिर हमारी कहीं आज की बैठने की कवायद सफल होगी और हम इसका एक फॉलोअप ले पाएंगे। हम अक्सर शिकायतें सरकार से कहते हैं, सरकार कह रही फॉलोअप क्या है, तो फिर हम फॉलोअप ले पाएंगे अपने आपस में भी और हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम कुछ एक कॉन्क्रीट अपने हिस्से का योगदान दे पाएंगे। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट सबसे बड़ी बॉडी है, अगर हम उसका रिप्लेसमेंट नहीं, तो हमने प्रेशर तो अंततः उसी को देना है, रिसोर्स उनके पास है, डिसाइडिंग अथॉरिटी वो है, लेकिन उसको प्रेशर में लाने के लिए हमारे साथ हमारे पास जो जिन लोगों का हम समर्थन चाहते हैं, जिन लोगों को हम एग्री कराना चाहते हैं, उनसे डायलॉग बनाने का कोई कॉन्क्रीट प्लान बनाते हैं। तो आप सब लोगों ने अच्छा सुझाव दिया, मुझे लगता है इस पर हमको काम करना चाहिए। और आज एक बड़ी अच्छी पहल हुई है, ये पहल अगले हरियाणा में, हमारे अगले हरियाणा का जो फर्स्ट सैटरडे ऑफ अगस्त होगा, हम फिर मिलेंगे यहाँ पर, ये हमारा वादा है आपसे। और कोशिश करते हैं कि इस एक साल में हम 10-12 छोटी गोष्ठियाँ करें, बातचीत करें। हिमांशु वो भी ट्रीज जून को लेकर के कभी वॉक्स करते हैं, तो मेरा सबसे निवेदन रहा है कि आ जाए, बातचीत करें, क्योंकि हम जितना मिलते रहेंगे तो कोई ना कहीं हम शेयरिंग होगी तो हम कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएंगे। हिमांशु, धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने बहुत महत्वपूर्ण हमें सुझाव दिए और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि बाकी सब स्टेक होल्डर्स और लोगों से और समूहों से घूमते फिरते बात वापस समाज पे आई है और समाज पे ही आएगी। और गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट भी समाज का हिस्सा ही है, या हम और अधिकारियों की या नेतागण की या और किसी की भी बात करेंगे तो ये सब समाज के हिस्से हैं। और हम शायद समाज की शक्ति को बहुत कम आंक रहे हैं, इतना है नहीं। हमारे पास अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं कि जब समाज जागृत होता है तो चीजें सफल होती हैं, संभव होती हैं और धरती पर उतरती हैं और बदलाव आते भी हैं। तो हमको भी उसी दिशा में काम करना होगा, वैसे ही कोशिश करनी होगी, क्योंकि आखिरकार ये सवाल ये है कि ये शहर किसका है? ये मेरा है या आपका है या हम सबका है? अगर हम मेरे तेरे में रहेंगे इस शहर के तो कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा। मेरे घर के आगे पेड़ कट गया, कटने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर के आगे पेड़ कट रहा होगा तो मेरी आंखें वैसे ही मुदी रहेंगी। तो जब हम ये मानेंगे कि शहर हम सबका है और उसमें हम एक कॉमन स्टेक होल्डर हैं, तो तब जाकर के बात आगे बढ़ेगी। और ये जैसे अनीश ने कहा, अनूप ने कहा, तन्मय, आशीष ने कहा कि हमें समाज के भीतर जाके ही काम करना होगा, तभी हम इस बदलाव को कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि आज अगर हमारे शहर की सेहत खराब है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और ये भी हमको समझना पड़ेगा कि उसके चलते हम सबकी सेहत भी खराब है। और अगर हमको अपनी सेहत सुधारनी है तो हमें अपने शहर की सेहत सुधारनी होगी। अनीश ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आशीष ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि कोई ऐसी मशीनरी नहीं है हमारे पूरे विश्व में जो हमारे द्वारा प्रोड्यूस्ड पोल्यूशन है, जो हमारी गाड़ियों से, एसीओं से, फैक्ट्रियों से जो हम शहर के अंदर इतना और एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, उसको कोई हैंडल नहीं कर सकता सिवाय पेड़ों के। और पेड़ों ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि क्यों, या कोई रिटर्न हमसे नहीं मांगा। और ये पेड़ हमारे आपके लगाए हुए नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों के लगाए हुए हैं, हमसे कई पीढ़ियों पुराने हैं। और जिन पेड़ों की हम बात करते हैं उनमें से कई 50, 60, 100, 150 साल पुराने हैं। हमारे परदादा के रूप में है वो पेड़, हम उनको ऑब्जेक्ट के तरीके से देखते हैं। एक 100 साल पुराना पेड़, आप सोचिए कि आपके दादा या परदादा या परदादा होते तो 100 साल के होते, क्या होते, 150 साल के होते। तो अगर हम अपनी सेहत और अपने शहर की सेहत को जोड़ लें तो शायद हम काफी बदलाव कर सकते हैं, काफी इसमें सुधार कर सकते हैं। हमको सिर्फ एक पेड़ लगाने की जरूरत है, एक पेड़ से शुरुआत करने की जरूरत है। और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि 2 पेड़ों का तो जिंदगी भर हमारे ऊपर कर्ज रहता है। एक पेड़ 2 आदमियों को जिंदगी भर ऑक्सीजन देता है। तो अगर हम एक आम जिंदगी जीते हैं, एक जीवन बिताते हैं 60, 70, 80 साल का, तो हम एक पेड़ के बराबर तो ऑक्सीजन पूरे जीवन भर में ले लेते हैं।
और एक पेड़ तो हम अपनी चिता में भी लेकर जाते हैं। तो 2 पेड़ों का कर्ज तो हमारे ऊपर है और उसको उतारना तो हमको चाहिए ही, बनता ही है। तो कम से कम 2 पेड़ तो जरूर लगाएं, हम 2 पेड़ जरूर लगाएं, अपनी पूरी जिंदगी में लगाएं, 2 पेड़ जरूर लगाएं। और 2-2 करके अगर हम सब लगाएंगे तो यहाँ 100 लोग मौजूद हैं, 200 पेड़ तो हो गए। 200 पेड़ से ये शहर हरा भरा अभी हो जाएगा, इस हरेला में हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी हरेला के कुछ दिन बाकी हैं, अभी बरसात काफी दिन चलेगी, हम 1 पेड़ जरूर लगाएंगे। 1 पेड़ से अपने शहर को थोड़ा सा और हरा भरा जरूर बनाएंगे। अंत में मैं आभार एक बार फिर से जाहिर करना चाहूंगा अनूप भाई, अनीश भाई, आशीष जी और तन्मय जी का। आप सब आए और आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस एक शुरुआत में एक चिंगारी को हवा दी आपने, और जैसा आप सब लोगों ने कहा कि ये सत्र बार बार और जल्दी जल्दी होते रहेंगे, और इससे हम सब आशा करते हैं कि आगे हम और बढ़ते रहेंगे और इससे बात को और फैलाएंगे। बात फैलेगी तो दूर तक जाएगी। हमारे बीच में मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, हमारे बीच में वीरभद्री दास जी भी हैं। आप आए और आपने सुना हमको बहुत धैर्य से। और मुकेश नौटियाल जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इससे पहले कि हम आगे कैंटीन में चाय के लिए जाएं, तो मैं 2 अनाउंसमेंट भी आपसे करना चाहूंगा छोटी सी। ट्रीज ऑफ दून में हमारे आने वाले 2 कार्यक्रम हैं। एक अगले बुधवार को 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी होता है और भारत छोड़ो दिवस भी होता है। उस दिन हम लोग खारा खेत में जाकर सवेरे सवेरे पौधारोपण करेंगे, कुछ पौधे लगाएंगे। आप में से जो भी इच्छुक हो हमारे साथ आने के, जुड़ने के, हमारे साथ चलने के, वो हमारा जो इकट्ठा होने का पॉइंट है वो सुबह 6 बजे घंटाघर और 6:30 बजे प्रेमनगर से नीचे नंदा की चौकी पर। वहां से एकत्रित होकर हम खारा खेत जाएंगे। खारा खेत वही जगह है जहां जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नारा छेड़ा था, तो हमारे देहरादून के कुछ लोगों ने वहां की नदी पर जाकर नमक बनाया था। तो वहां जाएंगे हम खारा खेत 9 अगस्त की सुबह बुधवार को। और दूसरा हमारे ट्रीज ऑफ देन की आगे आने वाली एक वॉक है, मॉर्निंग वॉक है, जो संडे को 13 अगस्त को होगी। हम ट्रीज ऑफ दून में छोटी छोटी वॉक्स करते हैं जिसमें हम कुछ पेड़ों से जाकर किसी भी एक क्षेत्र में देहरादून के मिलते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनसे थोड़ा रिश्ता कायम करते हैं, उनको पहचानते हैं और हम उनकी सेहत का हालचाल भी पूछते हैं कि ठीक है नहीं है। बहुत सारे पेड़, जैसे अनीश ने दिखाया कि बहुत सारे पेड़ जो है वो दम घुट रहा है, उनके तनों के आसपास बिल्कुल कंक्रीट है तो वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। कई पेड़ ऐसे हैं जिनके ऊपर तारे लिपटी हुई हैं, कईयों में कीले ठुकी हुई हैं। तो बहुत सारे अलग अलग चीजें, और ये वही पेड़ हैं जिनकी साफ हवा को देख के हम बड़े खुश होते हैं और हम कहते हैं हमारा शहर बहुत हरा भरा है। तो आप में से जो भी इन 2 वॉक कार्यक्रमों में से आना चाहेंगे, आपका स्वागत है बहुत बहुत जी। मेरे को एक सुनता है मुझे मैं सुरेंद्र सिंह सहिवान। मुझे जो फैलते हुए शहर पर थोड़ी मुझे शंका है। टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है कहने के लिए। क्या जो मौजूदा शहर है, क्या वो अपने आप में कम है जो शहर को फैलाने की बात हो रही है? हम पुराने लोग हैं, हम सिटी बोर्ड की सीमाओं को जानते हैं। आरगढ़ धर्मपुर से आगे थी, रायपुर चुंगी है, ये जो भी है, यहाँ पर बहुत सारे पुराने लोग होंगे जो चुंगी को जानते हैं, सिटी बोर्ड के चुनाव को जानते हैं, सिटी बोर्ड में कितने वार्ड थे वो जानते हैं। आज ये नगर निगम 98 में नगर निगम बना। नगर निगम के बाद उसकी सीमाएं बढ़ती गई और आज नगर निगम में 100 वार्ड हैं और आने वाले चुनाव में 120 वार्ड हो जाएंगे। तो क्या इतना बड़ा शहर, अगर आप लोगों को बाहर से या कहीं से भी और बसाना चाहते हैं, तो क्या ये अपने आप में कम है? ये जो फैलते शहर को डोयेवाला का जो इंटीग्रेटेड सिटी
भाईने वाला की इधर एरो सिटी, इधर सहसपुर की तरफ एवर सिटी, इसको बसाने की आवश्यकता कहां पर है? फिर तो गांव में रहेंगे ना। क्या आप गांव विहीन दून वैली चाहते हैं? एक शुगर मिल है, अगर वहां पर इतनी बड़ी सिटी बनती है तो वो गांव वाले, वो किसान, वो शुगर मिल, वो कहां जाएंगे? और फिर यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा जब ये कहा गया कि अगर वो सिटी बन रही है तो उसमें ग्रीनरी का ख्याल रखा जाए। ग्रीनरी तो वहां ऑलरेडी है, और वहां तो राजा जी नेशनल पार्क भी है। ये सब बहुत सारी बातें हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि शहर को फैलाने की, इसका हमको कंडम करना चाहिए। जो शहर के बाहर दूसरे कई देहरादून शहर बसाए जा रहे हैं, इसको कंडम किया जाना चाहिए। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, ताकि जो दून वैली की अपनी कल्चर है, कुछ है, ये अपने सुरक्षित रह सके। कहने को तो बहुत कुछ है, मैं नोटियाल साहब की बहुत सारी बातों का सपोर्ट करते हुए कि किस ढंग से ये कॉरपोरेट्स के हाथों पर सारे योजनाएं दी जा रहे हैं और लूट का धंधा शुरू हो रहा है, इसलिए हमको इन चीजों को कंडम करना चाहिए। और मैं फॉरेस्ट राइट पर भी कुछ बात करना चाहता, लेकिन सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सजमान जी। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हालांकि हम समय सीमा से थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इसके सत्र के अंत में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा था। तो आप में से अगर कुछ लोग इच्छुक हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं हमारे वक्ताओं से, तो कृपया हाथ रखिएगा और एक एक करके हम लेंगे। जी जरूर सर। एक तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे किसी भी स्पीकर से कोई आपत्ति नहीं है, सबने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन जेंडर इक्वालिटी नहीं थी। उसका आप लोग जो है फ्यूचर में ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम पर्यावरण और प्रकृति की बात बिना महिला के नहीं कर सकते हैं। अगर हम बिना महिला के करेंगे तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसी दौर में हम रहेंगे, उससे हम हट नहीं सकते। दूसरी बात, यहाँ पर किसी ने भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करी, तो मैं चाहूंगी कि इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि हमको शहर बढ़ाने की क्या जरूरत है, तो ये अगर हम शहरीकरण क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि सारा लोड एक शहर पर है और उस शहर को लोड बढ़ाते चले जाओ, तो डिसेंट्रलाइजेशन पे भी बात होनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपके दोनों सुझाव बहुत जरूरी हैं और हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। और मुद्दे बहुत सारे हैं, उनके बहुत सारी कड़ियां भी हैं, और हमारे पास, मैं समझता हूं कि हमारे वक्ताओं के पास भी लिमिटेशन थी कि वो किस किस मुद्दे को उठाएं और कितना आगे बढ़ाएं। और ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम एक सत्र में 1 घंटे क्या हम 100 घंटे में भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसको जरूर एड्रेस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सबको। मैं देहरादून में नया आया हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। हम लोग दिल्ली में संडे और सैटरडे को पेड़ लगाते हैं, तो हम ज्यादा वहाँ पे दम घुट रहा था, मेरे सर से जो सर है ऊपर निकल जा रहा था, और जैसे दिल्ली में सांस लेते हैं तो रुक रुक के, और आजकल हार्ट अटैक की एक प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। तो हम कह रहे हैं कि हम अपने से क्या शुरुआत करें, क्या जितने लोग घर बनाए हैं उनके लॉन में पत्थर लगे हैं या मिट्टी है, हम इतना भाषण दे रहे हैं एसी में बैठ के चीजें को, हम अपने आप को सुधार रहे हैं, हम अपने आंगन में पेड़ लगाए हैं कि नहीं, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। मैं आगे दिल्ली से देहरादून हरियाणा नहीं पहुंच सकता हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं बिहार में हूँ, मैं अपने आप हरियाणा में हूँ। तो हम अपने आप को, हम रेन हार्वेस्टिंग का जो बारिश इतना गिर के नदियों में जाके दिल्ली में बाढ़ हो रही है, इस बारिश को जहां बारिश गिर रही है उसको वहां रोक रहे हैं कि नहीं, धरती में पानी के जाने को लिए कर रहे हैं कि नहीं। तो प्रकृति को हमें बचाना नहीं, प्रकृति खुद बच जाएगी, जैसी है उसे हम छोड़ दें, हम डिस्टर्ब ना करें। तो हमारा यही था कि जो हम यहाँ बैठे हैं अपने टाइल्स हटाएं, पत्थर हटाएं, फोटो दिखाएं सोशल मीडिया पे कि हम हटा दिए हैं, हम सच्चे हैं, हम प्रकृति। और मैं
प्लांट पे मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, रिसर्च करता हूँ, दातुन पे कर रहा हूँ मैं। कंपनी में कोलगेट पेस्टोडेंट निकाल के हमें लूटा है, राख की जगह हैंड वॉश लगाया, हम मिट्टी से हाथ धोते थे बचपन में, तो हम उस नेचुरल चीज को, हमारे बच्चे कहते हैं मिट्टी इसमें जन्म है, अरे हमारी पंचतत्व तो धरती, शरीर बना हुआ है पानी, धरती, गगन, वायु, इनसे हम दूर जा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, हमें माइग्रेन हो रहा है, हमारे हार्ट में दर्द हो रहा है, तो इन सब चीजों को गाँव दिखाएं। अब लोग इतने पहाड़ पे घूमने आते हैं, बचपन में लोग अपने गांव ले जाते थे, चूल्हे पर रोटी खाते थे, वो सब चीजें करते थे। ठीक है, धन्यवाद। हम अभी है शहर में, आप लोग से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही करते रहे हमें प्रेरित, और हम आगे इसी तरह के बदलाव अपने लेवल पे एक एक इंसान आगे बढ़ता रहेगा, तो जरूर सब जेंडर वाले का आंसर दे देना। नहीं सर, हाँ ये कह रहा कि देखो सर समझ रहा हूँ नाराज नहीं हो सकते सारे आदमी बैठे हैं, अरे यार वो हीरा को कहा ये मैं कहने भी जा रहा था कि वन में ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, तो वो उस शंका का समाधान तो कर दिया है। मैं दिनेश शास्त्री हूँ, बेसिकली पत्रकार हूँ, और अपनी असहमति एक व्यक्त करना चाहता हूँ आशीष जी सर, क्योंकि जब आपने अपनी बात तो कह दी है, मेरी असहमति वो अठोरवाला से है। किससे? आपका सुझाव है कि जी अठोरवाला को हटा दें और हम फॉरेस्ट को बचा लें। नहीं, मैंने तो नहीं कहा सर। एयरपोर्ट वाले मामले में सीधी सीधी बात करो, मेरा कहना यह है कि कोई भी विचार अगर होता है वो बीज होता है, वो बीज धरती में जाएगा तो पौधा बनेगा, अगर उसको परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि खाद पानी कैसा मिलता है। आपके मन में एक विचार है कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए उन लोगों को उखाड़ दिया जाए जो पहले नहीं, अब मैंने वो विचार आप सुन लीजिएगा, आप कह दीजिएगा बात। हमने एक बहुत बड़ी परियोजना के लिए कुछ लोगों को उजाड़ा, उनको उनकी जड़ों से उखाड़ा और यहाँ फेंक दिया। एक प्राकृतिक पर्यावास में पनप रहे पेड़ को उखाड़ करके हमने एक गमले में लगाया, अठोरवाला। और अठोरवाला पे आपकी नजर है कि जंगल को बचाने के लिए उनको हटाया जाए। मतलब आप इसको दिल पे न लें, एक सैद्धांतिक बात कह रहा हूं मैं कि आपने एक आदमी को वहां से उजाड़ा, मदन नेगी में रहता था, अब पुल बन गए, तब पुल नहीं थे, तो वो क्या स्थिति हुई होगी? जो आदमी अपनी जड़ों से उखड़ गया है, यहाँ उसको रखा, 90 के दशक में लोग आए, आज उनको भी आप आपकी नजर, आपका मतलब मेरी व्यवस्था से है, आपके मन में ये विचार आया है ये कहीं जाएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी में जाए, शासन में जाए, कहीं जाए, और वो बोले कि हाँ ठीक है जंगल बचा देते हैं, इन लोगों को हटा देते हैं। विचार जो मैंने कहा बीज है, इस बीज को इस तरह से संक्रमित न होने दें कि आप पर्यावरण की कीमत पे उन लोगों को, जैसे कहते हैं कि आपने सांप मारा, आप मरे हुए सांप की आंख भी निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। ये मेरा कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद शास्त्री जी। हम आगे बढ़ते हैं, आपका बहुत देर से हाथ उठा हुआ है। एक्चुअली मेरा पॉइंट वही था कि हम लोग पेड़ों के लिए सेंसिटिव होना जरूरी है, बिकॉज वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, राइट, एंड इट्स बीन लाइक दिस फॉर जनरेशंस। देखिए मेरे ख्याल में क्या है कि ये क्लाइमेट वाली चीजों में ना एक लैग होता है, तो आज जो कुछ हम खराब देख रहे हैं ना, ये 30-40 साल पहले वाला जो गलतियां हुई हैं उस टाइम पे, चाहे अर्बन प्लानिंग की हो या कोई भी हो, वो अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जैसा आपने बोला ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स बहुत सारे हैं, अगर हम उन कॉन्स्टेंट्स को कंसिडर ही ना करें तो हम लोग कुछ भी रोजी आइडियाज बना सकते हैं, है ना, पर कॉन्स्टेंट्स हैं। तो मैं वही बात बोलना चाह रहा था कि वो लोग पुश्तों से जहाँ रह रहे थे उनको अप्रूव करके यहाँ लाए थे। आई थिंक इफ अगर हम लोग पेड़ों के लिए सेंसिटिव हैं, हमको लोगों के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। आई थिंक दैट इज अ नो फ्लायर, and if we wonder why it was not accepted by whoever, that is because those people have skin in the game. उनको जाकर उनसे वोट लेना पड़ता है ना। तो अगेन एक रूम में हम लोग ऐसे आइडिया जनरेट कर सकते हैं, but those ideas won't fly, so we'll have to make sure, right, that we weigh them before just flashing them, right? Yeah. Thank you for sounding a board. I don't know your name, but thank you so much. जी मैं आपकी तरफ आऊँगा। हिमांशु जी, मेरी बात आपसे है और धाद वालों से भी है। मैं ओल्ड मसूरी रोड पे रहती हूँ। शुभ नाम आपका? और मेरा नाम अंबिका सिंह है, मैं राइटर हूँ। हमारा जंगल जो है, उस जंगल को कुछ हो रहा है। बाद में नहीं कहिएगा कि किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसने बताया नहीं।
इस बार वो जंगल पतझड़ के बाद हरा भरा नहीं हो रहा है। उसका खास तौर पे कुछ हिस्सा जो रोड के आसपास है, जहाँ पे मचान रेस्टोरेंट बन चुका है, ऊपर उसकी बिल्डिंग बन चुकी है, यहाँ पे धीरे धीरे करके वो राजपुर हाइट वाले होटल ने बहुत कुछ घेरा है, उसके सामने वाला, और ये जो सीनियर सिटीजन से आगे टेढ़े मंदिर से आगे जाके जो सारा है। तो आप अपने वॉक को भी एक दिन उन पेड़ों से मिलने चलिए, हम देखें तो सही कि उनके साथ हो क्या रहा है। क्या कोई नेचुरल आपदा आ रही है उनके ऊपर, कोई बीमारी आ रही है, या उनको किसी केमिकल की वजह से खराब किया जा रहा है। क्योंकि वहां पे 3-4 प्लॉट बिल्कुल, जब मैं 15 साल पहले इस एरिया में शिफ्ट करी थी, वो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ बहुत पेड़ थे, आज वहाँ एक भी पेड़ नहीं है, वहां पे अब घर बनने शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। वो जो आयुर्वेदिक कॉलेज से बैक साइड वाला जो बंगाली आश्रम वाला जो इलाका है, उसके पेड़ भी, मतलब सीनियर सिटीजन से लेके बंगाली आश्रम तक, वो सारे पेड़ों को जेन्युइनली कुछ हो रहा है। आप एक दिन किसी दिन जाके खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे दरख्तों की बहुत ज्यादा समझ नहीं है कि उनको, पर मैं इतना जानती हूँ कि 15 सालों में, क्योंकि मैं वहां पे सुबह वॉक करती हूँ, तो वो जंगल पतझड़ के बाद इतना हरा भरा होता था कि सड़क पर चलते हुए पार कुछ नजर नहीं आता था। अब वो पूरी सहस्त्रधारा तक की बिल्डिंगें सारी नजर आती हैं उसके बीच में से, और पत्ते बिल्कुल उसके मुरझा गए हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अंबिका जी। मेरा आपसे वादा है, हम जरूर ट्रीज ऑफ दून की एक वॉक आपके उन पेड़ों के इर्द गिर्द करेंगे और उनकी सेहत को देखेंगे भी। आपको मैं जरूर खबर कर दूंगा। हमारे साथ जेपी भाई हैं, और जेपी भाई के एक्टिविज्म को जो लोग उनको जानते हैं वो जगजाहिर है। यहाँ पे बात एक्टिविज्म की कम है, मेरे को लगता है कंस्ट्रक्टिव विजन की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि फैलते हुए शहर की जरूरत क्या है। आप गांव को आप ऐसा एक आह्वान कीजिए ना कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हो जाए, तो आप अपना शहर खुद ही बचा लेंगे। बहुत अच्छा, मतलब ये मेरा एक मानना है। और मैंने अक्सर देहरादून के बुद्धिजीवियों से एक प्रलाप सुना है सिर्फ, और वो प्रलाप क्या होता है, मीटिंग तक सीमित रहता है। और जब हम फॉलोअप के लिए बात करते हैं, जब मैडम FRDC थी और उत्तराखंड नया नया बना था, और मैं मैडम से सबसे पहले टोलिया जी के कहने पर तब फूड प्रोसेसिंग में आप थी दिल्ली में, तो वहाँ मिला था। उस समय मैंने बात की थी कि उत्तराखंड के गाँव को इतना सुविधा संपन्न बना दीजिए, आपके शहर को खराब होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अनूप भाई साहब ने कहा कि MLA MPs को हम सेंसिटाइज करें। सारे तो यहाँ पे बिहारीगढ़ में नर्सरियां बनाने वाले हैं, सबने जमीनें यहाँ ले ली। बावेजा जैसे लोग हमारे यहाँ हमारे बीच से आते हैं, है ना। और जो एक्स हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी थे, वहाँ हमारे बद्रीनाथ के विधायक के पुत्र, उन्होंने तो सबसे बड़ा प्लॉट यही दिया था। वो कहते थे कि मैं उत्तराखंड के लिए वो बनाऊंगा फ्रूट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा जेनेटिक बैंक। लेकिन हम अपने भीतर कम झांक रहे हैं। कल जब हम 5 पेड़ लगा रहे थे भाई साहब, कितना प्रॉब्लम हुआ वहां पे, है ना। सुलभ शौचालय के बीच से हमको वहां पेड़ लगाने जाना पड़ा, अदरवाइज हम परेड ग्राउंड में पेड़ लगाने नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है ऐसे शहर ऐसे प्रलाप करके कोई फायदा नहीं। तो बस मैं ये कहूँगा कि 9 तारीख के लोग ऐसा हम कुछ पेड़ दे देंगे अपनी तरफ से, ये हमारी तरफ से कोशिश हो सकती है। बाकी तो हम हताशा और निराशा में हैं, और हम आत्मचिंतन कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जेपी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है, हताश जरूर है, लेकिन हम हतोत्साहित नहीं है पूरी तरह से। कुछ लोग और भी तो एक सुझाव देना चाहता हूँ भारत की तरफ से। ये सुझाव सरकार और बाकी जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं केवल इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पेड़ हम तभी लगा पाएंगे जब हमारी जमीन बचेगी। तो मैं जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग लामबंद है, एक तो आपकी तरफ से कोई ऐसा जाए कि भू कानून इस प्रदेश के अंदर बनना चाहिए। जब भूमि लूटती चली जाएगी, फ्लैट खड़े होते चले जाएंगे, तो एक सुझाव आपकी तरफ से सरकार को और शासन को जाएगा
तो निश्चित रूप में संस्था का एक इम्पैक्ट होता है कि ये संस्था इतने टाइम से ये काम कर रही है। दूसरा, एक सुझाव आप देहरा प्राधिकरण को डालेंगे और सरकार को भी देंगे, और शहरी विकास मंत्री भविष्य में मैं चाहूंगा कि शायद बदलेंगे, उनको जाए कि जो भी 100 गज से ऊपर जो मकान बने, 150 गज से ऊपर जो वेल स्टैब्लिश लोग हैं, उनके यहाँ एक तो वो पूरा रॉ पैच होना चाहिए, रॉ पैच होना चाहिए घर के चारों तरफ, ताकि हमारा वाटर लेवल मेंटेन रह सके, और कम से कम एक पेड़ का इस स्टैंडर्ड का पेड़ की ताकि वो हमारे भवन को नुकसान ना पहुंचाए। मैं कह रहा हूं चाहे वो नींबू का ही पेड़ क्यों ना लगाएं, लेकिन पपीते के पेड़ पहले हर घर में 3-4 पेड़ होते थे, जिसको हमने अशोक के पेड़ में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फल हमें एक तो वो मिलेगा और रफ पैच से ये मिलेगा, और ये 2-3 चीजें हैं अच्छी। बाकी तो सब बात यही है कि हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, और ऐसे जो क्रिएटिव संस्थाएं हैं, क्योंकि धार इतने लंबे समय से आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पार्क, वो गार्डन, वो तब बचेंगे जब भू कानून इस प्रदेश के अंदर होगा। और अगर आप इस बात को लिखेंगे तो मैं समझता हूं शासन उस बात को इम्प्लीमेंट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही बात कही। अंतर झांकने की भी जरूरत है, और ये छोटे छोटे जो बदलाव है इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि थोड़ा सा हम अपने घर को कच्चा रखें ज्यादा, पक्का रखें कम, पेड़ लगाएं चाहे छोटा या बड़ा। तो ये छोटे छोटे बदलावों से हरियाली जरूर और आगे बढ़ेगी। जी, सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं। और एक सेशन चल रहा था, माननीय जो हमारा पैनल था उनकी हमने अभी सबकी बातें सुनी, सबने अपने विचार मत रखे, लेकिन एक चीज की कमी सब मेरे ख्याल से महसूस की होगी, किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया। आंकड़े हम बहुत देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, आप सर आपने आंकड़े रखे, लेकिन आपने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। तो मैं सबकी बात से सहमत हूँ कि हमने प्रॉब्लम रख दी, ये होता है वो होता है, ये सरकार पे आपने गेम सरकार के पाले में डाल दी, लेकिन क्या आपने क्या किया है हरियाली के लिए, मैं जानना चाहूंगी। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। दूसरी बात ये कहते हैं आप लोग कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया है। मेरे ख्याल से केस स्टडी करने की जरूरत है। मैं माजुली द्वीप का उदाहरण देना चाहूंगी। असम में एक मलाई कोठारी नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक अकेले दम पर एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया था। वो उसका घर बह गया था, जमीन बह गई थी, उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो थोड़ी सी बीज लेके जंगल एक द्वीप पे चला गया जहाँ पानी रहता था, उसमें वो बीज रोपे। धीरे धीरे उसने एक अकेले दम पे इतना बड़ा जंगल विकसित किया कि वहाँ राइनो आने लगे, चिड़िया आने लगी। तो कहने का मतलब है कि हम भी तो कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। कई उदाहरण है, वर्णावर जब वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, एक व्यक्ति उन्होंने पहाड़ को पूरा पैच लगा दिया था। ऐसे ही हम भी कर सकते हैं ना। हर समय सरकार को कोसने से नहीं होगा। मेरा आपसे सवाल है कि आपने कोई ठोस सोल्यूशन नहीं दिया इस बात का। संवाद करके क्या होगा, संवाद करके क्या होगा। आप ये एग्जाम्पल सेट करिए कि देखिए हमने ये किया है। मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ घर में कि आपने पढ़ाई नहीं की, आप मोबाइल चला रहे हो, और मैं मोबाइल पे लगी हूँ, तो मेरे बच्चे कहेंगे मम्मी आपने मोबाइल चला रही है। तो हमको पहले खुद को सुधारना है ना। आपने अपने घर में कितनी हरियाली करी है, मैं जानना चाहूंगी सर। अभी देते हैं आपको। ये जरूरी है ना जानना। सुनो एक मंच पे आगे 10 बातें करना या आंकड़े पेश करना, सुनो जब तक नहीं दे रहे जवाब ना, जवाब दे रहे हैं, जी दे रहे हैं। मेरा और है सवाल, तो ये बहुत जरूरी है जानना। ये जरूरी जानना है कि हमको सरकार पे ही ना जाके अपने स्तर से हम क्या कर रहे हैं। हम छोटे यदि हम प्रयास करेंगे, और मेरे पास एक फुल प्रूफ सोल्यूशन है, यदि आप लोग सुनना चाहेंगे तो बताऊंगी। अदरवाइज ना फिर अभी जरा अभी थैंक यू। धन्यवाद मंजू जी। एक नहीं, प्रेम पंचोली से रहा लास्ट। बहुत देर से हाथ उठाया। दरअसल जो अनाउंसर है सारे शहर से आते हैं, मैं उत्तरकाशी के पहाड़ों से आता हूँ, तो माफ कीजिएगा आप हिंदी अंग्रेजी मिक्स हिंदी में आप अच्छी बोलते हैं और अच्छी हिंदी बोलते हो, इतना मुझे विश्वास है। तो अगर कोई हाथ उठाता उसको माइक दीजिए, कभी भी आप संतान करें। मैं भी अनाउंसर हूँ, प्लीज हाँ इसको आप बोलिए, हम बोलना चाहते हैं। अच्छा नहीं होता किसी का अपमान करना। मेरा नाम प्रेम है, मैं उत्तरकाशी से आता हूँ, और मैंने जो गुस्सा सुना अनाउंसर का अपने बड़े भाई अनूप जी का, आपको क्या कहूँ, आप तो बहुत विद्वान लगते हैं मुझे, लेकिन अनूप भाई से मेरा आग्रह है कि ये गुस्सा भाई जी आप सत्यवादी के अंदर निकाल दीजिए एक बार बस। आप जैसे ताकतवर व्यक्ति जो आगे बैठे हुए हैं,
और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब संवेदनशील है कि हरियाली होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। जब सब लोगों ने बोला कि विकास नहीं हो रहा, मैंने अकेला देखा था, मैंने पीछे से हाथ उठाया, विकास हो रहा है। इसलिए उठाया कि कोई पूछे तो सही कि तूने क्या विकास देखा भाई। तो मेरे कहने मतलब है कि जो गुस्सा आप लोगों ने हाल के अंदर निकाला, यदि ये गुस्सा ब्यूरोक्रेट्स के सामने आ जाए, क्या मजाल पलट जाएगा सब कुछ। मुझे विश्वास है वो ताकत आप लोगों के अंदर है भाई जी, मुझे विश्वास है आप लोगों पे, लेकिन वो ताकत नहीं भाई जी इस कमरे तक रहती है। इसको आप अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि वो हमारे पास है उत्तराखंड में लोग, ऐसे लोग भी अनुप नोटियाल के साथ में अगर सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी एक बार हिंदी में समझा दे, अंग्रेजी को अंग्रेजी वाले में समझा दे, हमें तो नहीं आती ना। इस देश में दो ही लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, एक मैं, एक कपिल शर्मा, और उनको सब है ना। और हमारे अनाउंसर को मेरे विशेष सुझाव है, मैं भी 40 क्रॉस करके से सुझाव दे रहा हूँ आपको कि आप जब भी अनाउंसर करें तो ख्याल रखिए, या तो आप सेशन ओपन सत्र में रखिए। जब ओपन सत्र रखेंगे तो अनाउंसर का मतलब होता है कसाई हिंदी में, अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, तो आप सबको दीजिए। मेरा नाम प्रेम पंचोली है, शायद आप नहीं जानते हो, लेकिन पहाड़ के गांव में लोग जानते हैं मुझे, शहर में कोई नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई, मैं आपको बहुत बखूबी पहचान लास्ट में अरे सफेद बालों वालों को आप तक माइक और जल्दी पहुंचे, सफेद बालों वालों को सबसे बुजुर्ग आदमी को पहले अगली बार हम जरूर दूर करेंगे। भूमेश भाई का हाथ जैसे आपसे पहले से उठा हुआ था और उन तक मैं और लेट पहुंचा हूँ, पता नहीं अब भूमेश भाई कितना। सबसे बात सफेद सारण के को मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि इस सत्र के लिए यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिन लोगों ने बहुत सारे देहरादून के पेड़ बचा रखे हैं। बहुत अच्छी बात। हम बचाए थे, मैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को वो वाले पेड़ दिखाने ले जाता हूँ। यार दिखाने नहीं ले जाता हूँ, रास्ते में मिलता है तो मैं बताता हूँ यार ये वाला पेड़ ना कट रहा था, बच गया, इन लोगों ने बचाया, नाम नहीं लेता हूं, तो उसमें बहुत सारे लोगों में उनकी बधाई देना चाहता हूं। तो मैं हिमांशु जी से वही बोलूंगा एक बात कि हम उन पेड़ों से भी मिलने जाएं जो खो गए, वो अलग, वो तो हम नहीं कुछ कर सकते, जो जिनको आप लोगों ने बताया ना उनको भी मिलने जाया करें। दूसरा, एक जैसे मैडम ने बात करी, हमारे यहाँ मुझे नहीं मालूम कैसा कानून है कि अगर कोई पेड़ कट रहा होता है तो वन विभाग या पुलिस वाला आकर के उसे बचा सकता है और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन एक पेड़ कट चुका उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जबकि मैंने बचपन में, मैं KVFRI में पढ़ता था, तो बचपन में एक ही बोर्ड पढ़ा कि एक पेड़ 10 लोगों के समान है। तो क्या वो हत्या मेरी हुई या एक पेड़ की हुई बराबर नहीं गनी जाएगी? अगर मेरी हत्या हो गई और कब्र में दफन हो गया तो 10 दिन बाद भी उसको कब्र से निकाल करके जांच हो सकती है। तो क्या वो उस कानून में पॉइंट है इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि पेड़ कट गया? जैसे मैडम ने बताया, मैं एक नुकसान बहुत सहा हूं। मैं जिस जगह पर प्लॉट खरीदा वहां पर एक पेड़ था जो आधे मिनट की, और पेड़ को मैंने उसको बोला कि मेरे उसमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको काटना मत। उसके कारण, क्योंकि उसको नया प्लॉट भी एक बनाना था, उसमें काटने की कार्रवाई कर। काटने की कार्रवाई कब करी कि जिस दिन वोटिंग होनी है। मैंने उससे पहले 10 दिन पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बता दिया, उन्होंने आकर के सारे पेड़ों पे मार्किंग करी थी। मेरे 3 लाख रुपए का नुकसान हुए, क्योंकि वो अब उसने मुझे प्लॉट दिया दिए कुछ, खैर वो कहानी अलग है, लेकिन वो नुकसान होता है। जैसे मैं, हाँ, आप लोग हैं यहाँ पर हैं, आप सरकार की हिट लिस्ट में हैं, आप सरकार के हिट लिस्ट में हैं, बाकी लोग हिट लिस्ट में, क्योंकि सभी हैं, बहुत सारे लोग होंगे हिट लिस्ट में हैं सबके, कि भाई अच्छा ये, अच्छा तू तो वही है पेड़ बजाने वाला, हरी झंडी दिखाने वाला, तो भाई इसका काम नहीं करना है लाइक दिस। सो ठीक है, वो हिमांशु जी वाले सुझाव जरूर देंगे। धन्यवाद भूमेश, मैं आपकी जवाब देना चाहूंगा आपकी बात का कि पिछले साल जब हमने ट्रीज ऑफ डूम की यात्राओं की शुरुआत की थी, तो सबसे पहली यात्रा हमने घंटाघर के पेड़ से शुरू करी, प्रभात के सामने वाले पेड़ पर गए, उसके बाद लाहौर ज्वेलर्स के सामने वाले पेड़ पर गए, उसके बाद कचहरी और जेल में नेहरू वार्ड वाले पेड़ पर गए, और वो सब पेड़ जो आशीष भाई और दूसरे लोगों ने बचाए, कटने से बचाए, बहुत बार बचाए, बहुत बार सड़क चौड़ीकरण में आने वाले थे, और आते आते प्रोटेस्ट करी, CFGD वालों ने प्रोटेस्ट करी, आप आशीष भाई थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करी, और इन सब के कारण वो पेड़ आज भी जिंदा हैं, खड़े हैं। और सबसे पहली यात्रा हमने उन 10 पेड़ों की ही करी थी
जो हमारे साथ खड़े थे। और आगे अगर आप हमें बताएंगे और कैसे कौन से पेड़ हैं तो जरूर उनके पास भी जरूर जाएंगे। अच्छा, हम इसको समाप्त करते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है और चाय भी ठंडी हो रही है और बातें चाय तक भी जारी रह सकती हैं, मेरा ऐसा मानना है। हम आपस में भी बात करें। अरे आंसर तो देंगे भाई जी, जो सवाल कर रहे हैं लोगों ने। एक मिनट एक बता एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, बस वो मैडम को जरा जवाब। हेलो, एक सेकंड बस, केवल हम समाप्त कर रहे हैं। मेरा ये कहना है केवल इतना कि 2-3 जेपी भाई ने भी कही थी बात कि आप चिंतन की जरूरत है, प्रेम भी बोल रहा था। हमारा ये कहना है कि आज हम लोग जितने लोगों की यहाँ पर सिग्नेचर हुए हैं आज के रजिस्टर में, हमारा आपसे वादा है कि हम आपको जो हमारा एक्शन प्लान होगा कॉल भी करेंगे और मैसेज भी देंगे। आप लोग आया करिए, आएंगे तो रास्ते बनेंगे, नहीं तो फिर यही गोष्ठी अगले साल होगी। तो ये तो हमारा वादा है कि हम अपना एक्शन प्लान आपसे डिक्लेयर करेंगे और साझा करेंगे। आते रहेंगे तो हम रास्ता निकाल, लेकिन आना पहली शर्त है। दूसरी बात, जेंडर इक्वालिटी वाली बात आई थी, वो मैं बात को मानता हूँ, मैंने कहा बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन उसमें मैडम हमारा प्रपोजल ये था कि धात की तरफ से तो मुझे, हमने CFGD से कहा था तो शायद ईरा का आना नहीं हो पाया, नहीं तो अनूप भाई ने मुझे पहले दिन ये बोला था कि भाई ऐसा करना कि जेंडर वाला ध्यान रखना है, तो वो हमने रखा था, इन्होंने बोला था। तो एक तो ये वाली बात थी। हाँ, और बाकी मंजू मैम ने बोला था कि वो सॉल्यूशन को लेकर के, तो मुझे लगता है मंजू मैम आपने वो कहा था ना कि हमने कुछ सॉल्यूशन पर नहीं आए थे, तो इस मतलब इसको ऐसा लेते हैं कि बेसिकली हम लोगों ने सॉल्यूशन डिस्कस करे। जब लास्ट वाला सेशन था हम लोगों ने पूरा सॉल्यूशन नहीं, पर अनूप जी ने 2-4 पॉइंट्स रखे हैं और ये पहला सॉल्यूशन ये तय हुआ कि हम आने वाले 1 साल के एक्शन प्लान बनाएंगे। हम सब लोग बार इकट्ठा होंगे और संवाद करेंगे और समय समय पर इस बात को आगे ले जाएंगे। तो पहला सॉल्यूशन तो ये है, क्योंकि हमको अपने इकट्ठा होने का पहले ज़रूरत है। और अगर किसी का कोई सवाल पेंडिंग हो तो मुझे लगता है देर हो रही है सबको, तो चलिए चाय पे चर्चा।